मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम वास्तव में है क्या? लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस या फिर दोनों से मिलकर के उत्पन्न होने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं। और एनिमल सेल में लाइसोसोम मेनली सिक्रीशन का काम करती है, जैसे लीवर है, पेंक्रियाज है, किडनी है, स्प्लीन है। वहाँ लाइसोसोम की संख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। प्लांट सेल्स में मेनली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वहाँ ये ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स में स्टोरेज ग्रेन्यूल जैसे स्पीरोसोम है, एल्यूरोन पार्टिकल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, वहाँ बहुत सारे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये फिजियोलॉजिकली लाइसोसोम जैसी स्ट्रक्चर होती है। लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो 1949 के अंदर इन्हें जो है सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेल के जो पार्टिकल्स हैं, सेल के जो ऑर्गेनील्स हैं, उसके पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम के बीच की कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, जिन्हें डी डुबे ने पहली बार ये कहा कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की संख्या ज़्यादा है और एसिड फॉस्फेटेज ज़्यादा है। तो 1949 के अंदर डी डुबे ने इन्हें सबसे पहली बार देखा और 1955 के अंदर इनको पहली बार लाइसोसोम नाम दिया गया। और लाइसो का मीनिंग जो है वो होता है डाइजेस्टिव या फिर डिसोल्यूशन। देन सोमा का मीनिंग होता है बॉडी, कि ये एक ग्रीक वर्ड है जो लाइसोसोम है वो। नेक्स्ट इसकी शेप और अगर साइज की बात करें तो लाइसोसोम जो है वो स्पेरिकल है और प्लांट्स जो रूट्स हैं वहाँ मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वहाँ ये इरेगुलर होते हैं और इनका जो साइज है वो 0.4 से 0.8 माइक्रोन तक हो सकता है। लेकिन मैमेलियन जो सेल्स हैं उनकी जो किडनीज है वहाँ इनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है और मेनली ये लाइपोप्रोटीन से बनी हुई कुछ जो है डेंस बॉडीज होती है और इसके अंदर कुछ टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स जैसे कि एसिड फॉस्फेटेज और कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की वो दो पार्ट से मिलकर के बनी हुई है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन और इनर डेंस मास। तो जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है लाइसोसोम के अंदर एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है और केमिकली अगर हम देखें तो ये प्लाज्मा लेमा की तरह लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है और जो कि ट्राई लेमिनार होती है। इनर डेंस मास की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई एक कॉम्पैक्ट और सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। लाइसोसोम में आउटर जॉन बहुत ज़्यादा डेंस होता है और सेंट्रल पार्ट जो है वो कम डेंस होता है। जो सेंट्रल पार्ट है वो ग्रेन्युलर होता है और इसके अंदर कुछ कैविटीज और वैक्यूल्स होती है। और लाइसोसोम सेल्यूलर डाइजेशन की अगर बात करें या फिर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम की अगर बात करें या फिर इसकी केमिकल नेचर की बात करें तो लाइसोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं और जैसे प्लांट रूट है या फिर फंजाई है, लीवर है, किडनी है या जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अंदर लाइसोसोम जो होते हैं वहाँ एसिड फॉस्फेटेज ज़्यादा होते हैं, जबकि लाइसोसोम के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बिल्कुल ही नहीं होते। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो है फॉस्फेटेज, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, सल्फेटेजेस, लाइपेजेस और कुछ यूरिकेज पार्टिकल्स भी इसके अंदर होते हैं। अगर बात करें लाइसोसोम के टाइप्स की तो लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग लाइसोसोम जो है वो 4 तरह की स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और ये अलग अलग कार्यों को करने के लिए अपनी पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर को शो करता है। और होता क्या है कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों जिनका कि सेल के द्वारा डाइजेशन होना होता है से मिलकर के पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम की अगर बात करें स्ट्रक्चर को देखें तो वो छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर
या फिर गोल्जी एपरेटस से बडिंग के द्वारा जो एकदम न्यूली बॉर्न स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें कि हम स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं, तो प्राइमरी लाइसोसोम है। यहाँ भी प्राइमरी लाइसोसोम हमें दिखाई दे रहे हैं। इनके निर्माण में सबसे पहले एंजाइम का सिक्रीशन होता है और जो ग्रेन्यूलर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जब राइबोसोम से जुड़े हुए होते हैं वहाँ से ये एंजाइम गोल्जी एपरेटस के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पर एसिड फॉस्फेटेज अभिक्रिया होती है। सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें तो ये डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हिट्रोफैगोसोम भी कहलाते हैं और ये सेल में होने वाली कुछ एक्टिव रिएक्शन जैसे फैगोसाइटोसिस है या पिनोसाइटोसिस के द्वारा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेज है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं और ये फैगोसोम या और क्रमशः पिनोसोम कहलाएंगे। उनके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूजन होने के बाद में जो बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो सेकेंडरी लाइसोसोम हैं और इन मेम्ब्रेन बाउंडेड जो बॉडीज हैं इनके अंदर जो उपस्थित बाहरी पदार्थ हैं उनका डाइजेशन होने के पश्चात जो प्राइमरी लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं और जो सिंपल सब्सटेंसेज है उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ से ये मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर आकर के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर चले जाती हैं और बहुत सारी डाइजेस्टिव जो रिएक्शंस है वहाँ काम आते हैं। रेजिडुअल बॉडीज सेकेंडरी लाइसोसोम से कुछ एंजाइम्स की कमी के कारण पूरे के पूरे पदार्थ का पाचन नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा रहता है, इन्हें हम रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। अगर अमीबा की बात करें तो ये बॉडीज सेल से बाहर एक्जोसाइटोसिस के द्वारा इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है रेजिडुअल बॉडीज को, लेकिन कुछ सेल्स में ये रेजिडुअल बॉडीज काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं और एजिंग का कारण बनने लगते हैं और एजिंग की वजह से मेनली जैसे बुखार आ जाएगा, हेपेटाइटिस है, हाइपरटेंशन है, कुछ डिजीज भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल को मेनली क्या कहते हैं, साइटो लाइसोसोम या फिर ऑटोफैगोसोम भी कहा जाता है और ये वो लाइसोसोम होते हैं जिनके द्वारा कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर सेल्स अपने पुराने या फिर कुछ वाउंडेड जो पार्ट है उनका डाइजेशन करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अगर पार्ट्स का कुछ टुकड़ों का डाइजेशन करना हो तो ये जो क्रिया है इसे हम ऑटोफैगी कहते हैं और उसकी वजह से सेल अपने घटकों को ही, अपने जो पार्ट्स हैं उनको ही डाइजेस्ट करने लगती है। ओरिजिन की बात करें कि लाइसोसोम का ओरिजिन होता कैसे है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर ओरिजिन है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये होता है कि लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है जैसे सेल वॉल के अंदर की ओर वलित होने से जो फैगोसोम्स हैं या जो पिन्नोसोम्स हैं सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये कुछ साइटोलाइटिक पार्टिकल्स कहलाएंगे और इन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम भी कह देते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये गोल्जी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं इनमें कुछ एंजाइम चले जाते हैं और इन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम नाम दे देते हैं। दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ओरिजिन होना। तो ये काफ़ी जगह देखा भी गया है कि लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा सिक्रेशन के दौरान होती है। नेक्स्ट आता है कि इनका ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी हो सकता है। तो जो ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो फूले हुए पार्ट्स हैं वो जैसे ही अलग होते हैं इनके अंदर कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उस वजह से भी इनका फॉर्मेशन हो सकता है। फिर है कि इनके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। फंक्शन के अंदर है कि जैसे डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर पार्टिकल्स, कि सेल को मिलने वाले जो न्यूट्रिटिव पार्ट्स हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट है वो जब स्टारवेशन की कंडीशन में हो तो सेल में उपस्थित जो लाइसोसोम है वो खुद खुद को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और ऐसी कंडीशन के अंदर जो एंजाइम्स हैं
वो सेल में जो स्टोर्ड जो प्रोटीन्स है, फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देते हैं। और अगर ये भी ना हो, उस स्थिति के अंदर सेल में होने वाले कुछ आवश्यक जैविक क्रियाओं के लिए एनर्जी प्रोवाइडेड हो सके और सेल अपने आप को ऐसी जो एडवर्स सिचुएशन है उसमें भी जीवित रख सकती है। उसके अलावा जो लाइसोसोम सेल के दूसरे जो ऑर्गेनील है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको भी डाइजेस्ट कर जाती है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इस स्थिति के अंदर हम इसे ऑटोफैगी भी कह देते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्टिकल्स का डाइजेशन कि लाइसोसोम एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो फेगोसोम्स है या फिर जो पिन्नोसोम्स है उनको बाहर निकाल देती है। प्राइमरी लाइसोसोम में जो अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इन कार्यों में जो एंजाइम इनएक्टिवेटेड कंडीशन के अंदर रहते हैं, लेकिन वे जैसे ही इनको एसिडिक पीएच मिलती है तो ये वापस से एक्टिव हो जाते हैं। और जो बाहरी पदार्थ युक्त जो वैक्यूल्स हैं, जैसे कि फेगोसोम या पिन्नोसोम्स जो है, वो जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में अटैच होती है तो लाइसोसोम में एंजाइम वापस एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें उपस्थित जो सॉलिड या फिर लिक्विड जो मटेरियल है उसका डाइजेशन हो जाता है। और इस स्थिति के अंदर जो अनडाइजेस्टेड जो रेजिडुअल बॉडीज़ हैं वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाती हैं। डेड सेल्स का रिमूवल कि लाइसोसोम डेड सेल को भी रिमूव कर देती है। जैसे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं जब किसी बैक्टीरिया को ग्रहण कर लेती है, उस स्थिति के अंदर लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है और इससे जो निकलने वाले एंजाइम्स हैं वो उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करना कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया है उसके समय जो स्पर्म के जब अवम के अंदर एंटर होता है तो उस दौरान लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम जैसे प्रोटीएज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, ये सारे हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करना कि सेल डिवीजन के समय लाइसोसोम जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं और ऐसा देखा भी गया है कि फ्रेगमेंटेशन को रोकने के लिए कुछ जैसे पदार्थ हैं, क्लोरोक्विन है या कॉर्टिसोन है, तो ये माइटोसिस में हेल्प नहीं करने देते हैं। तो उस स्थिति के अंदर लाइसोसोम काम करते हैं। अब सीड जर्मिनेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं कि सीड जर्मिनेशन के टाइम जो भोजन है वो सीडलिंग को मिल पाए, इसलिए लाइसोसोम उसमें उपस्थित जो एंजाइम्स हैं वो उनको सीडलिंग को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। थैंक यू।